नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 48 करने वाले हैं और इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हिमाचल के हिस्ट्री के हैं, ज्योग्राफी के हैं, इंडियन हिस्ट्री के हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस मॉक टेस्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन पे या फिर एंड स्क्रीन पर मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन मॉक टेस्ट को ज़रूर देख लेना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सोलन जिले के किस क्षेत्र को ब्रिटिश काल में छोटी विलायत या फिर मिनी इंग्लैंड कहा जाता था? ऑप्शन है आपके पास कुनिहार, अर्की, कंडाघाट या फिर चायल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुनिहार। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस राजा ने नालागढ़ को हिंदूर रियासत की राजधानी बनाया? ऑप्शन ए है रामचंद्र, ऑप्शन बी विक्रमचंद, ऑप्शन सी विजय चंद, ऑप्शन डी आलमचंद। तो इसका जो सही आंसर है, नालागढ़ को हिंदूर रियासत की राजधानी बनाया था विक्रमचंद ने। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाघल रियासत 1803 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक गोरखों के नियंत्रण में रही। उस समय बाघल रियासत का राजा कौन था? अजय देव, राणा सभाचंद, राजेंद्र सिंह या फिर राणा जगत सिंह। तो इसका जो सही आंसर है वो है राणा जगत सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाघल के किस राजा ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता की थी? राणा सभाचंद, राणा किशन सिंह, राजेंद्र सिंह या फिर अजय देव। तो वो कौन सा राजा था जिसने 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों की सहायता की थी? तो बाघल का वो राजा था राणा किशन सिंह। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ कहा गया है, हड़प्पा संस्कृति में किस स्थल से स्त्री पुरुषों के युग्म शिवाधानों का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? मोहनजोदाड़ो, लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा का कब्रिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ कहा गया है कि ताम्र संचय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चित्रित धूसर मृदभांड से या फिर गौरिक मृदभांड से या फिर चमकीले लाल मृदभांड से या फिर काले और लाल मृदभांड से। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो ताम्र संचय का संबंध है वो है गैरिक मृदभांड से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन प्राक हड़प्पाकालीन स्थल नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास बनावली, कालीबंगा, कोटदीजी या फिर रंगपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रंगपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ कहा गया है, भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय यात्री या फिर माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय व्यापारी आया था? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, अंग्रेज, डच या फ्रांसीसी। तो जो भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी आया था वो है पुर्तगाली। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? ऑप्शन ए अल्मेडा, ऑप्शन बी वास्को ड गामा, ऑप्शन सी कोलंबस, ऑप्शन डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब यहाँ पर जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1600 ईस्वी में, 1602 ईस्वी में, 1608 ईस्वी में या 1615 ईस्वी में? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की नींव किसने रखी थी? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन बी मीर जाफर ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव ने या ऑप्शन डी कॉर्नवालिस ने। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो बंगाल में द्वैध शासन की नींव रखी थी वो रखी थी रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? अभी हमने पढ़ा कि द्वैध शासन लागू किसने किया था। अब यहाँ क्वेश्चन है कि बंगाल से द्वैध शासन को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग या ऑप्शन डी लॉर्ड
एग्नेव। तो इसका जो सही आंसर होगा, जो बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त किया था वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ₹3000 वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार कब मिला? 1602 ईस्वी में, 1688 ईस्वी में, 1717 ईस्वी में या फिर 1765 ईस्वी में? तो जो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपये वार्षिक देने के बदले निःशुल्क व्यापार का अधिकार मिला था 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली? अब ऑप्शन ए है अलीनगर की संधि 1756 ईस्वी में जो हुई थी, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 1765 ईस्वी में हुई थी, इलाहाबाद की दूसरी संधि जो कि 1766 ईस्वी में हुई थी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 ईस्वी में जो हुई थी, उसके बाद से या उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी मिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सहायक संधि किसने लागू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली ने। जो सहायक संधि है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सभी को ये आता होगा। ऑप्शन ए है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में, 11 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को या 21 दिसंबर 1946 को? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर BN राव को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को? तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? BN राव, JB कृपलानी, वल्लभ भाई पटेल या फिर भीमराव अम्बेडकर? तो इसका जो सही आंसर होगा, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो थे भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, अभी हमने अस्थायी पढ़ा था, अब है स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था या फिर किसे बनाया? ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन बी है KM मुंशी या फिर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की वीडियो के। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अब कोई क्वेश्चन अगर गलत होता है तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन किसका आंसर है। तो जल्दबाजी में आपसे हो सकता है कि क्वेश्चन में कोई गलत करवा दूँ। वैसे इसकी उम्मीद तो बहुत कम होती है, 100 में से 99% तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको मैं बिल्कुल सही जो कंटेंट होता है वो प्रोवाइड करवाऊँ, लेकिन कई बार गलती से कुछ गलत आंसर भी आ जाते हैं। तो बस आपने मुझे बताना है अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको लगता है कि ये मैंने गलत करवाया हुआ है। बाकी समय आपके पास कम है, परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, तो आपने अब तैयारी करनी है। जो बेसिक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने हर एक चीज़ करवाई हुई है, खासकर मैथ और रीजनिंग, जो कि काफ़ी ज़्यादा समय लेते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके यही रहते हैं। GK ज़रूरी है लेकिन रीजनिंग और मैथ जितना ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग इसलिए ज़रूरी है, वहाँ पर आपके पास देखिए जो क्वेश्चन आएंगे उसके आपके एक स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं। GK आपका ये नहीं पता कहाँ से आएगा, क्योंकि इसका क्राइटेरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है। GK में आपको हो सकता है कि हिस्ट्री से आए, अब हिस्ट्री का भी छोटा क्राइटेरिया नहीं है, हिस्ट्री काफ़ी बड़ी है, आप सब समझ सकते हो ये सब की हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है पढ़ने को। हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी आती है, फिर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने होंगे। तो GK सेक्शन ऐसा होता है जहाँ से मार्क्स लेने थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन अगर आपको इसमें मार्क्स लेने हैं तो आपको डेली पढ़ना होगा और निश्चित संख्या में आपको ये पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपने मैथ और रीजनिंग में नंबर लेने हैं तो उसमें काफ़ी आसान रहते हैं। टॉपिक आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, उसके GK जितना बड़ा उसका क्राइटेरिया नहीं होता, तो उसमें आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो और ज़्यादा नंबर उसमें गेन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर टॉपिक लिखे होते हैं। जैसे जो मैंने आपको टॉपिक करवाए हुए हैं आपने वही पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा ही जाता है। वो टॉपिक होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बोट रिलेटेड, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, रेलगाड़ी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, नंबर बेस्ड सीरीज आता है,
अवरोही क्रम आता है, उसके बाद ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये सब चीज़ें आपको मैंने करवाई हुई है और ये स्पेसिफिक टॉपिक है, यहाँ से आपका जो है वो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ये पता होता है। तो इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इसमें आपने ज़्यादा ध्यान लगाना है। बाकी जीके के क्वेश्चन अगर आपके पास आए होंगे एग्ज़ाम में तो आप उसे 10 सेकंड में पूरा कर सकते हो, लेकिन जो रीजनिंग और मैथ होता है उसमें 10 सेकंड से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यही वजह होती है कि हमें रीजनिंग और मैथ की ज़्यादा तैयारी करनी होती है ताकि जो भी हम क्वेश्चन करें उसमें हमारा कम समय लगे। तो आई होप ये आप बात समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।